नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर किया रवाना। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम प्रयोगशालाओं ने SARS-CoV-2 के उत्परिवर्ती रूप के जीनोम अनुक्रमण जांच के आरंभिक परिणाम किए जारी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत में कोविड के 16,500 से भी कम दैनिक नए मामले हुए दर्ज। जानेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता गाथा। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन से संबंधित प्रसंस्करण उद्योग हमारी प्राथमिकता है और खेती के क्षेत्र में निजी निवेश से किसानों को मदद भी मिलेगी। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। आज 100वीं किसान रेल थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए रवाना हुई है। यानी एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े-बड़े बाजार तक हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। आइए जानते हैं कि किसानों को इस रेलगाड़ी से क्या लाभ मिल सकते हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि किसान रेल से देश के 80% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को बहुत बड़ी शक्ति मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा तय नहीं की गई है। अगर कोई किसान
50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानी छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम कीमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुंच पाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलवे का सबसे छोटा कंसाइनमेंट है वो अनार का 3 किलो का पैकेट किसान रेल में ही भेजा गया। यही नहीं, एक मुर्गी पालक ने 17 दर्जन अंडे भी किसान रेल से भेजे हैं। साथियों, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में देश के किसान का नुकसान हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हमारी सरकार भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाओं पर, सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण पर करोड़ों करोड़ का निवेश तो कर ही रही है, किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है। आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की इस खास पेशकश में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारत सरकार ने ब्रिटेन में कोविड-19 विषाणु की नई प्रजाति SARS-CoV-2 के पाए जाने की खबरों का संज्ञान लेते हुए इसके जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने और इसके साथ ही इसके नियंत्रण और बचाव के लिए समय से पहले ही एक सक्रिय रणनीति तैयार कर ली है। जैसे कि 23 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि से 31 दिसंबर 2020 तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर अस्थायी रोक। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ब्रिटेन से आने वाले सभी विमान यात्रियों का अनिवार्य रूप से RT-PCR परीक्षण होगा। RT-PCR परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए नए नमूनों से जीनोम अनुक्रमण का पता लगाने के लिए इन्हें इस काम के लिए चिन्हित 10 सरकारी प्रयोगशालाओं अर्थात INSA-CoG में भेजा गया। परीक्षण, उपचार, निगरानी और नियंत्रण रणनीति पर विचार करने और सुझाव देने के लिए कोविड-19 के संबंध में 26 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यबल की बैठक का आयोजन किया गया। 26 दिसंबर 2020 की बैठक में राष्ट्रीय कार्यबल की ओर से इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि SARS-CoV-2 के नए म्यूटेंट रूप को देखते हुए मौजूदा राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल या मौजूदा परीक्षण प्रोटोकॉल में किसी तरह से बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। NTAF ने यह भी सुझाव दिया कि मौजूदा निगरानी रणनीति के अतिरिक्त यदि कुछ करना है तो कोविड के नए रूप से जीनोम अनुक्रमण की निगरानी बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना बेहतर होगा।
25 नवंबर से 23 दिसंबर 2020 की मध्य रात्रि तक लगभग 33,000 यात्री ब्रिटेन से भारत के अलग अलग हवाई अड्डों पर पहुंचे थे। इन सभी यात्रियों में से 6 यात्रियों के नमूने SARS-2 से संक्रमित पाए गए। इनमें से 3 का बेंगलुरु के निम्हांस प्रयोगशाला में, 2 का हैदराबाद की CCMB प्रयोगशाला में और 1 का पुणे NIV प्रयोगशाला में संक्रमित होने का पता चला है। इन सभी व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। इन लोगों के साथ निकट संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी की जा रही है और साथ ही नियमित रूप से राज्यों को इस बात की सलाह भी दी जा रही है कि वह निगरानी और नियंत्रण की अपनी व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखें और नमूनों की जांच कराने के लिए इन्हें चिन्हित प्रयोगशालाओं में भेजें। यह महत्वपूर्ण है कि अभी तक ब्रिटेन में कोविड का नया म्यूटेंट रूप SARS-CoV-2 डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में पाया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से MSP पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई है और 84,928 करोड़ के MSP मूल्य के साथ KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। खरीफ 2020 और 21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 360.09 लाख मैट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 449.83 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीद की जा चुकी है। कुल 84,928.10 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ वर्तमान में जारी KMS खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,214.09 करोड़ रुपए की MSP मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,26,758 मैट्रिक टन की खरीद की है। 52.40 करोड़ रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मैट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक हैं। संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल, दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्य द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं। 67,30,298 कपास की गांठें खरीदी गयीं, जिनका मूल्य 19,697.98 करोड़ रुपए है, जिससे 13,10,539 किसान लाभान्वित हुए हैं। अभी समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की इस खास पेशकश में आप सभी का फिर से स्वागत है। संपूर्ण सरकार और पूरे समाज दृष्टिकोण के आधार पर एक सतत, सक्रिय और मजबूत रणनीति के साथ भारत ने आज वैश्विक महामारी कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज दैनिक नए मामलों की संख्या बहुत कम रही है। पिछले 187 दिनों के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 16,500 से भी कम नए मामले दर्ज हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। पिछले 187 दिनों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 16,432 से नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 25 जून 2020 को दैनिक नए मामलों की संख्या 16,922 थी। देश में सक्रिय मामलों की संख्या आज घटकर 2,68,581 हो गई है। कुल ठीक हुए मामलों की संख्या आज बढ़कर 98 लाख से अधिक हो गई है। इस कारण रिकवरी दर 95.92% हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 4,501 नए मामले ठीक हुए हैं। इसके बाद केरल में 4,172 नए रोगी ठीक हुए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 1,901 रोगी ठीक हुए हैं। केरल में 24 घंटों के दौरान 3,047 दैनिक नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कल 2,498 और 1,188 नए मामलों का पता चला है। पिछले 24 घंटों में मौत के 252 मामलों का पता चला है। इनमें 77.38% मामले 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। 19.84% मौत के नए मामले महाराष्ट्र के हैं। राज्य में 50 मरीजों की जान गई है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 27 और 26 मौत के नए मामले दर्ज हुए हैं। आइए अब देखते हैं किसान की सफलता गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में, जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आज जानेंगे कृषि क्षेत्र में उनके योगदान और उनके जीवन पर कुछ खास बातें। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता।
आइए अब जानते हैं कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का एक छोटा सा गांव सतेफाल सूर्या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के कारण इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया है, जो किसानों के कृषि उत्पाद को सीधे खरीदारों को बेचती है। नए कृषि कानून की मदद से अब सूर्या फार्मर्स प्रोड्यूसर जैसी कंपनियां एपीएमसी की भागीदारी के बिना खरीदारों को सीधे कृषि उपज बेच रही हैं। इस कंपनी ने बांग्लादेश को 1,92,00,000 रुपए की हल्दी और आईटीसी और मंडी के बाहर अन्य खरीदारों को 1 करोड़ रुपए की हल्दी का निर्यात किया है। इससे कमीशन एजेंटों के माध्यम से बेचने की मजबूरी नहीं रही और 1% मंडी शुल्क की भी बचत हो रही है। इस कंपनी के माध्यम से हमने 538 फार्मर संगठित करके और इंडिविजुअल जो जुड़े वाले फार्मर है उनको लेके लगभग 3,000 फार्मर हमसे जुड़े वाले, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। और किसान का ये जो अभी कायदा आया है एपीएमसी के बाहर जो हम काम करेंगे तो इसके ऊपर हमें सेस देना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत हमें क्रांतिकारी लगा। हिंगोली जिले के किसान भगवान भालेराव भी इस कंपनी के माध्यम से अपनी उपज सीधे खरीदारों को बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से उन्हें परिवहन लागत और समय बचाने में मदद मिली। इससे पहले एपीएमसी में किसानों को उपज बेचने के लिए पूरा दिन लगाना पड़ता था। जो केंद्र सरकार ने कायदा किया है वो जो हमारे वहाँ किसानों को कुछ कंपनियाँ दिए वाले है, ये कंपनी में हमारा मार्केट कमेटी से वहाँ थोड़ा ज़्यादा फायदा हो रहा है। मार्केट कमेटी में माल डालने से हमारा थोड़ा नुकसान होता था, कुछ देर लगता था माल बेचने को। वहाँ वैसा कोई नहीं है, माल हमारा जल्दी बेचता है, जल्दी पैसे मिलते हैं, वो हमारा कमीशन नहीं काटते वहाँ। ये ऐसे फायदे छोटे छोटे। नए कृषि कानून सामान्य किसानों को भी दुनिया के कोने कोने से अपनी उपज बेचने में सक्षम बनाते हैं। हिंगोली जैसे छोटे जिलों के किसानों ने इस नए कृषि कानूनों के कारण ही यह उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।